हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर और सीए फाइनल में कोचिंग सब्जेक्ट ऑफ फैकल्टी। ये एक वीडियो सीरीज है जो यूट्यूब पर हम डाल रहे हैं, जिसके अंदर हम सीए फाइनल स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के सभी सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस मॉडल प्लस केस स्टडीज 100% कवर कर रहे हैं। 6 चैप्टर इसके अंदर ऑलरेडी हम कर चुके हैं और ये सभी के सभी चैप्टर यूट्यूब पर हम डाल चुके हैं। तो अगर आपने पहले वो 6 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। और इसके अंदर डिटेल में बहुत ही बारीकी से इस हर टॉपिक के ऊपर हमने स्टडी की है, बहुत ही डिटेल में। और इन लेक्चर को सुनने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि किसी भी व्यक्ति ने कोई मॉडल क्यों लिखा, उसका प्रैक्टिकल एडवांटेज क्या है, कैसे हम किसी भी मॉडल, कॉन्सेप्ट या कॉस्टिंग की थ्योरी को अपनी खुद की लाइफ में या अपने फ्यूचर में करने वाले बिजनेस के अंदर, या फिर आपका कोई भाई बंधु, दोस्त, रिलेटिव कोई बिजनेस कर रहा हो, उसके अंदर इंप्लीमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। स्टडी मैट से हम ये पूरे का पूरा कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 7 निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 7 है प्राइसिंग डिसीजन। यहां पर हम किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करते डिटेलिंग करने के अंदर। हर कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में कवर किया है कि आपको पहली बार में उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आने वाला है। और यहां पर हम समझ से आगे की बात करते हैं। इन YouTube वीडियो को बनाना, अपलोड करना, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, मॉडल सिखाना, यहां पर मेरा पर्पज आपको सिर्फ समझाना ही नहीं है। यहां पर जो मेरा पर्पज है इससे ऊपर है। मैं आपको फील करवाना चाहता हूं कि आखिर इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, कब यह कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, इससे कंपनी कैसे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, कॉस्ट को मिनिमाइज करती है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, कैसे तरह तरह के डिसीजन लेती है। क्योंकि एक बिजनेस को करने के अंदर बहुत सारे कई प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं और हर डिसीजन का एक बहुत जबरदस्त इंपैक्ट होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। और इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि 90% से ज्यादा एंटिटीज सिर्फ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से खोली जाती हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए हर डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए और उस डिसीजन को परफेक्ट करने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन प्लस ये जो महान अनुभव है, जिन्होंने एक लंबे समय बिजनेस से जुड़े रहने के बाद कुछ चीजें जो इनको बहुत अच्छी लगी, पेन पेंसिल लेकर पेपर पे उतार दिया और उनको व्यक्ति ने एक मॉडल का नाम दे दिया, जिसके बेस पर हम अपने बिजनेस को इवेल्युएट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। जिंदगी में कैसे डिसीजन लें ये बात समझ में आती है। देखो, जिंदगी में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद से डिसीजन लेना। इंडिया में अभी तक वही कल्चर है कि 70% लोग किसी और के कहे गए डिसीजन को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खुद डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होती। तो वो एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो किसी और की समझाई हुई है। तो इस बात से बचने के लिए हमारे सी इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के इस सब्जेक्ट के अंदर डिसीजन कैसे लें इस बारे में समझाया है। हालांकि ये पूरे का पूरा बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग समझाता है ICI, बट आपको बता दूं, यहां पर दी गई हर अप्रोच, हर मॉडल आप अपने आप पर अभी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कल को अगर आप जॉब करेंगे तब भी आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो आज है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस का मतलब वो अमाउंट जो कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बदले या कोई सर्विसेज कंज्यूम करने के बदले सर्विस प्रोवाइडर या प्रोड्यूसर को देता है, इसे कहते हैं प्राइस। एग्जांपल के लिए, आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ मेडिसिन लिखी, आपको चेक किया, आपको बोला 1 हफ्ते बाद फिर से आना। तो ये जो सर्विसेज डॉक्टर ने आपको दी, इसके बदले आप डॉक्टर को कुछ फीस देते हो। तो ये फीस क्या है? इट इज ए प्राइस फॉर द सर्विसेज ऑब्टेन्ड। कोई प्रोडक्ट मार्केट में जाके अगर आप खरीदते हो, जैसे मान लीजिए पेन, अगर मार्केट में जाकर आपने इस पेन को खरीदा है तो पेन आपने लिया होगा, इसके बदले कुछ दिया होगा। तो यह है प्राइस। 50 साल, 60 साल, 70-80 साल पहले करीबन एक बार्टर सिस्टम भी इंडिया में चलता था। चीज के बदले चीज दे दो, मतलब पेन के बदले कैलकुलेटर दे दिया, यानी कि एक चीज खरीदने के बदले दूसरी चीज दे दी। इसका उपयोग किसान लोग ज्यादा किया करते थे। जैसे मान लो कोई चावल की पैदावार करता है और कोई गेहूं की,
तो चावल वाले ने गेहूं की पैदावार करने वाले को चावल दे दिया और गेहूं वाले ने उसे गेहूं दे दिया। तो लेकिन अब क्या हो गया, अब इस मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो गया, प्राइस हैज बिकम द कॉन्सेप्ट। अब हम प्राइस पे करते हैं जिसे गवर्नमेंट करेंसी के रूप में पे किया जाता है। तो एक प्रोडक्ट का प्राइस बेस्ट प्राइस होना चाहिए। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, बेस्ट प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बेस्ट प्राइस है तो कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेगी। ध्यान देना, अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाना इंपॉसिबल है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना पॉसिबल है। अगर 20 घंटे में आपने 16 घंटे पढ़ाई की और 16 घंटे में अनलिमिटेड पढ़ाई कर पाना इंपॉसिबल है, बट अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पाना पॉसिबल है। तो हर कंपनी का पर्पस होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको खरीदने वाले जो कस्टमर हैं, उन सबको बेचकर हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। ध्यान देना जरा बात पर, कंपनी का पर्पस होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यहां पर मैंने मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करने की बात नहीं कही, यहां पर मैंने मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करने की बात नहीं कही। इसका मतलब है ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती हो, उसके बाद भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ना कर पाए, पॉसिबिलिटी है। एक कंसेप्ट है, आजकल बोलते हैं लोग स्केल पर काम करो, यानी कि सिर्फ दिल्ली में मत बेचो, सिर्फ मुंबई में मत बेचो, सिर्फ कलकत्ता में मत बेचो, सिर्फ चेन्नई में मत बेचो, सिर्फ हिंदुस्तान में मत बेचो, पूरे विश्व में बेचो। स्केल कर दो। स्केल पर प्रॉफिट तो बढ़ेगा, नो डाउट, बट क्या वो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट ना हो। और इस चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। अच्छा, बेस्ट प्राइस मतलब क्या? बेस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पर कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू प्राइस से ज्यादा है। बेस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जहां पर कस्टमर को मिलने वाली खुशी उसके द्वारा दिए जाने वाले पैसे से ज्यादा है। अब जब ऐसा होगा तो कस्टमर बार बार लौटेगा, उस प्रोडक्ट को फिर से कंज्यूम करेगा। एग्जांपल के लिए मैकडी का बर्गर, एक ऐसे प्राइस पर यह कंपनी बर्गर बनाकर बेचती है कि कभी भी आप अगर भूखे हो, आपको भूख लग जाए तो मैकडी चले जाओ, वहां पर एक बर्गर खाओ। बर्गर खाने के बाद आपको ऐसी फीलिंग पक्का से आएगी कि क्वालिटी अच्छी थी और जो पैसे मैंने दिए हैं वो मुझे चुभे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने ज्यादा पैसे दे दिए। यानी कि आपको ऐसा लगा कि प्राइस तो आपने कम दिया, वैल्यू ज्यादा मिल गई। तो बेस्ट प्राइस मीन्स ए प्राइस एट विच कस्टमर गेट्स मोर वैल्यू इन कंपेयर टू प्राइस पेड। बेस्ट प्राइस का मतलब मैक्सिमम प्राइस या कह लीजिए मिनिमम प्राइस नहीं होता है। बेस्ट प्राइस डज नॉट मीन मैक्सिमम प्राइस, इट डज नॉट मीन मिनिमम प्राइस। बेस्ट प्राइस मीन्स ए प्राइस एट विच कस्टमर गेट्स मोर वैल्यू इन कंपैरिजन टू प्राइस पेड। तो यह है बेस्ट प्राइस की डेफिनेशन। और किस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचें, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप समझ पाएंगे एक एग्जांपल से। कल को आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद आप इंटरव्यूज देंगे, कंपनीज में जाएंगे, इंटरव्यू पैनल आपके सामने होगा, आप इंटरव्यूज देंगे। अच्छा, इंटरव्यू देने के बाद आखिरी में एक सवाल हर कोई पूछता है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो। तो ये सैलरी क्या है? इट इज योर प्राइस फॉर योर सर्विसेज। तो आप अपने आप को बेस्ट प्राइस पर बेच पाओ तो वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे निकालें कि आपकी सर्विसेज का प्राइस क्या है। समझ में आती है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन? अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी प्राइस क्या है, कितना वैल्यू वो एडिशन कर रहे हैं अपने कस्टमर को कितनी वैल्यू वो दे रहे हैं। आपने SCMPE किया, सपोज करिए केस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि बिजनेस में आई कोई भी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता।
बिजनेस को ऑब्जर्व करना आपको आ गया। अच्छा, ऑब्जर्व कैसे करेंगे? वीडियो के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर बिजनेस को ऑब्जर्व कैसे करें? हमारे आसपास में छोटी मोटी दुकानें हैं, किराना की, दूध की, हाँ, तो इनको क्या ऑब्जर्व करें? नहीं, इनको मत करो ऑब्जर्व। आप ऑब्जर्व करो बड़ी बड़ी कंपनीज को, रिलायंस कंपनी, जियो फाइबर इंटरनेट, नया नया मार्केट में आया, वोडाफोन आइडिया के छक्के छुड़ा दिए। इसे ऑब्जर्व करो। कैसे करेंगे इसे ऑब्जर्व? इनके बारे में न्यूज को ट्रैक करो, पढ़ो, गूगल पे सर्च मारो कि जियो ने क्या किया कि वोडा और आइडिया को आउट कर दिया। जब उसको आप पढ़ेंगे ना, आपको बात समझ में आएगी कि जियो ने ऐसी कौन सी टेक्निक लगा दी कि इन दो कंपनी को धराशायी कर दिया। तो आपको मालूम पड़ेगा जिस टाइम पर वोडा और आइडिया 2G और 3G सर्विसेज दे रहे थे, ये सीधे 4G सर्विस लेकर आ गए, सीधे 4G, एड ऑन क्वालिटी टू कस्टमर। इनके कॉम्पिटिटर 2G 3G से 4G पर आते इससे पहले ही ये लोग 5G भी लॉन्च करने वाले हैं। तो देख रहे हैं कितने आगे हैं अपने कॉम्पिटिटर कंपैरिजन में। शुरुआत में इन्होंने लॉस लीडिंग टेक्निक को इंप्लीमेंट कर दिया। बेसिकली इसे बोलते हैं लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। एक ऐसे प्राइस पर माल को बेचो कि कस्टमर को, एक ऐसे प्राइस पर माल को बेचो कि कॉम्पिटिटर उस प्राइस पर चाहकर भी ना बेच पाए। अच्छा, वो प्राइस क्या होगा? लॉस लीडिंग प्राइस। पेन को बनाने में 100 रुपए लगे, 90 रुपए में बेचो, और ये 100 रुपए लोएस्ट कॉस्ट है इस पेन को बनाने की। इससे कम पर आज की डेट में कोई बना ही नहीं सकता। अब बताओ, 4G सर्विस 100 रुपए खर्च करने के बाद 90 रुपए पर मार्केट में बेचा। कुछ ही समय के अंदर सारा का सारा मार्केट शेयर जियो खींच के ले गया। वोडाफोन आइडिया की हालत खराब हो गई। इसे बोलते हैं लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी, इसे बोलते हैं लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू SCM में हमने पढ़ा है। 2 तरीके हैं, पहला है लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसने दोनों टेक्निक का इस्तेमाल किया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, लोग 2G 3G बेच रहे थे, सीधे 4G बेच दिया। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो किस कंपनी ने क्या किया और कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नंबर 1 बना दिया। तो यह है ऑब्जर्वेशन का तरीका। तो बेस्ट प्राइस मींस ए प्राइस एट विच कस्टमर गेट्स मोर वैल्यू। और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो ए प्रोडक्ट। कल को आप अपनी सर्विसेज को मार्केट में बेचने जाओगे तो यू मस्ट नो कि आपका प्राइस क्या है। ये नहीं कि मेरे दोस्त को लाख रुपए मिल गए तो मुझे भी लाख रुपए मिल जाए, मेरा प्राइस यही है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सर्विसेज का प्राइस क्या है। इट मींस आपको यह पता होना चाहिए कि जो सर्विसेज आप दोगे इस कंपनी को, उसकी वैल्यू क्या है इस कंपनी के लिए। क्या आप कंपनी को कुछ एडवांटेज दे रहे हो? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कंपनी अभी कुछ काम करती है और एक पर्टिकुलर हेड के अंदर उसका खर्चा आता है हर साल का 1 करोड़। कितना खर्चा आता है? हर साल का 1 करोड़ खर्चा आता है एक पर्टिकुलर कॉस्टिंग हेड के अंदर। आपने इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को मार्केट से निकाला, उसको स्टडी किया, कंपनी को आपने ऑब्जर्व किया और आपने अपना दिमाग दौड़ाकर इस बात को निकाला कि ये जो 1 करोड़ का खर्चा ये कंपनी हर साल करती है, इस खर्चे को आप एक नया डिसीजन इंप्लीमेंट करके 70 लाख तक ला सकते हो। मतलब 1 करोड़ वाला काम आप 70 लाख में करा सकते हो। ये आपने इंटरव्यू में जाने से पहले इस बात को निकाल लिया। अब आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं। एक सवाल कंपनी अक्सर पूछती है, वाई शुड वी हायर यू? हम आपको जॉब क्यों दें? तो ये रहा आपके पास ब्रह्मास्त्र। आप उसे बता दो कि सर इस पर्टिकुलर हेड के अंदर इस वक्त हमारी कंपनी 1 करोड़ रुपए साल का खर्च करती है। और ये रहा एक बिजनेस आइडिया, प्रैक्टिकल आइडिया, सिर्फ बातें हवा में नहीं, प्रैक्टिकल आइडिया कि ये मटेरियल यहां से खरीदेंगे इतने का मिलता है, ये यहां से खरीदेंगे इतने का मिलता है, ये सर्विस इससे लेंगे कम की मिलती है, और ये सारा काम 70 लाख में हर साल हो सकता है। बताओ जरा, वैल्यू टू कंपनी क्या है आपकी सर्विसेज की? 30 लाख तो मिनिमम हो गई। और जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसके मन में क्या आएगी फीलिंग? अरे भैया ये इंप्लॉय तो धमाका है भाई, कंपनी में जॉब लगी नहीं कि कंपनी का 30 लाख का प्रॉफिट करा दिया। अब बताओ आपकी सर्विसेज की वैल्यू, आपका प्राइस क्या है? भाई साहब 30 लाख से ज्यादा है आपका प्राइस, क्योंकि सिर्फ एक डिसीजन जो आपने इंटरव्यू के अंदर उसको बताया, उसी से उसको 30 लाख का बेनिफिट साफ नजर आया।
भाई साहब आपको हायर करने के लिए वो आपके पैर पकड़ लेगा, आपके कदमों में गिर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि आपकी सर्विसेज में दम है, आपने उसे वैल्यू दी। कंपनी इज योर कस्टमर, सर्विसेज इज योर प्रोडक्ट। आपने उसे वैल्यू दी, वो समझ जाएगा कि ये बहुत ही काम का व्यक्ति है, इसे तो कंपनी में रखो। फिर वो ये नहीं पूछेगा कि आप कितनी सैलरी चाहते हो, वो बोलेगा सर ये रहा चेक, ये रहा हमारा एग्रीमेंट, आप इसमें सैलरी खुद भर लें जो आपको ठीक लगती हो। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी। और वो कौन सिखाता है? अकाउंटिंग सिखाता है? नहीं। टैक्स सिखाता है? वो टैक्स प्लानिंग सिखाता है। ऑडिट सिखाता है? वो गलतियां ढूंढना निकलता है, गलतियों को ठीक कराना निकलता है। ये डिसीजन मेकिंग सिखाता है आपको SCMPE, स्ट्रेटेजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। तो आपको अगर इंपॉर्टेंस समझ में आई हो कि प्राइस ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के प्राइस रख दिया प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, ना भाई साहब, दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके बाद निकल के आएगा एक ऐसा प्राइस जो कॉम्पिटिटर के छक्के छुड़ा देगा और आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देगा। अगर अच्छा लगता है, बात समझ में आती है, तो नीचे कमेंट करके बताओ और नीचे लिखो सर आई विल ट्राई टू कैलकुलेट माई वैल्यू फॉर द कंपनी। यानी आपको जब आपके बारे में पता होगा कि आप में क्या बात है, तभी तो आप अपने आप को बेच पाओगे। अपने आप को बेचने मतलब आपकी सर्विसेज को आप बेच पाओगे। समझ में आती है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो हमने कर ली, प्राइसिंग मींस बेस्ट प्राइस। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। देखो बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनके बेस पर प्राइस को निकालने के लिए हमें समझाया गया है। इस चैप्टर में बहुत सारी टेक्निक मिलेंगी आपको। अब ये हमें देखना होता है कि जब प्रैक्टिकली एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो किस प्राइस पर लॉन्च करें। जब एक एप्पल कंपनी एक आईफोन को लॉन्च करती है ना, तो वो भी प्राइसिंग तय करती है कि किस प्राइस पर लॉन्च करें। और अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही वो नए मॉडल को लॉन्च करते हैं, मार्केट में हाहाकार मच जाती है। लोग उस कंपनी की आईफोन को खरीदने के लिए मर मिटते हैं और उसके फोन को अपने हाथ में रखना मतलब एक शान की बात समझते हैं, स्टेटस सिंबल। और ये बात कंपनी को पता है कि इट इज नॉट अ फोन फॉर देम, इट इज ए स्टेटस सिंबल फॉर देम। और आपको तो पता ही है, स्टेटस सिंबल बेच रहे हैं, सस्ते में बेच दिया तो खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा। यही रीजन था टाटा नैनो के फेल होने का। हिंदुस्तान में लोग कार खरीदते हैं स्टेटस दिखाने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए भाई साहब मैं सफल हो चुका हूं, ये रही मेरी कार की चाबी, मैं 10 लाख की गाड़ी चलाता हूं, 20 लाख की गाड़ी चलाता हूं, 30 लाख की गाड़ी चलाता हूं, क्योंकि इट इज ए स्टेटस सिंबल। लेकिन जब नैनो कंपनी ने जब टाटा कंपनी ने नैनो गाड़ी को 1 लाख में लॉन्च कर दिया, तो भाई साहब लोग इसे चीप कार कहने लगे। और ये कार चलाने के लिए तो बढ़िया थी, मगर वो इस बात को समझ नहीं पाए कि ये हिंदुस्तान में जो लोग कार खरीदते हैं वो चलाने के लिए नहीं, चलाना प्लस जलाने के लिए खरीदते हैं, रुतबा दिखाने के लिए खरीदते हैं। ऐसे कम ही लोग होंगे जो एक्चुअल के अंदर उसकी यूटिलिटी देखकर खरीदते हैं। बात समझ में आई? ऐसे कम ही लोग होंगे जो उसकी यूटिलिटी देख के खरीदते हैं। लोग किस लिए खरीदते हैं? मर्सिडीज कार खरीदो, इमेज पर असर पड़ेगा, पड़ोसी पर दबाव पड़ेगा, अच्छा लगेगा मेरे दोस्त को, अच्छा लगेगा मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरी वाइफ को, मेरी पत्नी को, है ना? समझ में आती है बात? स्टेटस सिंबल। तो प्राइसिंग इज ऑल्सो ए डिसीजन फॉर द कंपनी। और नैनो इतनी अच्छी होने के बाद भी क्यों फेल हो गई? बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्राइसिंग मॉडल। गलत प्राइस रख दिया उन्होंने अपनी कार का, और इतनी बड़ी अचीवमेंट भी उनको सफलता नहीं दिला पाई। अगर कोई आपके सामने से नैनो गाड़ी में निकल जाए तो क्या बोलोगे आप? आपके मन में कैसी फीलिंग्स आएंगे? आप बोलोगे देखो कैसी गाड़ी लेके घूम रहा है ये। अगर आपके पास 80,000 की बाइक है ना, तो आप चाहोगे कि नैनो गाड़ी वाला पहले पीछे करे, इसको मैं पहले निकालूंगा बाइक अपनी आगे, क्योंकि उस कार की इमेज इतनी नीचे हो गई कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। और हिंदुस्तान में लोग कार खरीदते हैं इमेज के लिए, स्टेटस सिंबल के रूप में। तो ये बात समझनी होगी। थ्योरी ऑफ प्राइस। तो देखिए बहुत सारी अप्रोच हमें मिलेंगी। ये पहली अप्रोच है, इसको बोलते हैं TRTC अप्रोच। TR मतलब टोटल रेवेन्यू, TC मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। TR का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू। और टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट।
अच्छा, TRTC अप्रोच आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी और आपने फाउंडेशन या CPT अगर पास किया तो उसमें भी पढ़ी होगी। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, या आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स चैप्टर के अंदर। तो TRTC, TR क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू, कितना टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया कंपनी ने, और TC मतलब टोटल खर्चा कितना किया। अच्छा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो प्राइस जहां पर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है, वही प्राइस बेस्ट प्राइस है, वही प्राइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है। करेक्ट? वो प्राइस जिस पर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसी प्राइस को हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस कहते हैं, उसी को हम बेस्ट प्राइस कहते हैं अकॉर्डिंग टू TRTC अप्रोच। आप बोलोगे सर अलग अलग प्राइस क्यों करेंगे? तो देखो, जब कंपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करती है ना, तो वो एक आइडिया लगाती है, एक एस्टिमेशन लगाती है, जिसके अंदर वो अलग अलग प्राइस लेवल लिखकर उस पर कितनी यूनिट्स बिकेंगी, DD मतलब डिमांड, कितनी यूनिट्स बिकेंगी, इस बात का अंदाजा लगाती है कि प्राइस अगर हमने 100 रुपए रखा तो मान लो 100 यूनिट बिक जाएंगी। और यहां पर यूनिट से मतलब है मेरा ओवर द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल प्रोडक्ट, याद करो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अच्छा, प्राइस अगर 90 रुपए रखा तब तो हो सकता है 110 यूनिट बिक जाए। प्राइस अगर 80 रुपए रखा तो हो सकता है 150 यूनिट बिक जाए। प्राइस अगर 70 रुपए रखा तो हो सकता है 180 यूनिट बिक जाए। तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मैं प्राइस कम कर रहा हूं वैसे वैसे मैं यूनिट को बढ़ा रहा हूं। आपने पढ़ा होगा कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे कंपनियां प्राइस कम करती हैं, डिमांड बढ़ती जाती है। लेकिन यह रूल हर जगह फिट नहीं होता है, इसके भी एक्सेप्शन है। तो प्रैक्टिकली कंपनी को इस बात को एनालाइज करना पड़ता है कि क्या प्राइस कम कर देने से डिमांड एक्चुअल में बढ़ेगी। ज्यादा प्राइस कम कर देने से कई बार प्रोडक्ट अपनी वैल्यू ही खो देता है, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी है सस्ता है तो बेकार है। इंडियन मेंटेलिटी है सस्ता है तो बेकार है। हालांकि यह मेंटेलिटी 90% केसेस में सही निकलती है। इसका रीजन क्या है? जो व्यक्ति बहुत ही कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, इसका मतलब है प्रॉफिट भी कम होगा। अच्छा, प्रॉफिट जब कम है तो उसे क्या चीज मोटिवेट करेगी बताओ आप? प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए है कोई चीज? उसका पर्पस था प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट तो वो कमा नहीं रहा। तो बताओ क्या ऐसा कोई रीजन है उसके पास अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने का? आंसर इज नो। इसका मतलब है कि सस्ते प्रोडक्ट में क्वालिटी कम होती है। 90%, 95%, 99% केसेस के अंदर ये बात सही है। इसलिए कहते हैं सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अगर प्रोडक्ट महंगा है, इसका मतलब है पर पीस ज्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, पर पीस ज्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या लगता है आपको? जो आपका सेलर है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने के लिए जान नहीं लगा देगा, अपनी पूरी एफिशिएंसी नहीं लगा देगा? लगा देगा। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमें प्राइस पर कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर क्वालिटी इज अवर रिक्वायरमेंट, अगर मैं डॉक्टर के पास जाना है, मुझे मान लो कि तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है मेरी, फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब मैं दो डॉक्टर को इवेल्युएट करूं ऑन द बेसिस ऑफ फीस कि यार ये तो 100 रुपए ले रहा है और ये मांग रहा है 1000 रुपए। मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, मैं तो 100 रुपए वाले के पास जाऊंगा, तो मैं गलती कर रहा हूं, क्योंकि 100 रुपए 1000 रुपए ये कंपैरिजन ही गलत है। ये कंपैरिजन बेसिस ही गलत है। मुझे कंपेयर कैसे करना चाहिए कि इस डॉक्टर की क्वालिटी और उस डॉक्टर की क्वालिटी दोनों को आपस में कंपेयर करो। अगर कंपेयर करने पर पता पड़ता है कि 1000 रुपए जो डॉक्टर लेता है उसमें दम है, तो मुझे 1000 रुपए देकर उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
तो प्राइस कम होने पर प्रोडक्ट खरीद लो, ऐसी गलती मत करना। कई बार सेलर प्राइस कम करके बायर को ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो अगर थोड़ा सा प्राइस महंगा भी है, प्राइस होना चाहिए आखिरी कंसिडरेशन, प्राइस होना चाहिए आखिरी कंसिडरेशन, मेन होना चाहिए वैल्यू, मेन होना चाहिए वैल्यू। आपको क्या वैल्यू मिल रही है, उसके बाद आप आखिरी में देखो प्राइस क्या है। प्राइस शुड बी लास्ट कंसिडरेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी का शेयर आप खरीदने की सोच रहे हो, जैसा कि नॉर्मली आजकल हो रहा है, स्टॉक मार्केट के प्रति लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं, तो कोई भी कंपनी का ओनर अगर आप बनने चाहते हो उसके शेयर खरीद कर, तो भाई साहब शेयर प्राइस सबसे आखिरी में देखना है। शेयर प्राइस सबसे आखिरी में देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, कंपनी की मार्केट में कितनी डिमांड है, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में कितना पॉपुलर है, कंपनी की पिछले साल की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना प्रॉफिट कमा के दिया है, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, है ना। इन सब के बाद अगर आपको अच्छी लगती है कंपनी, तब उसका प्राइस देखो और चेक करो कि क्या वो प्राइस वैल्यू से कम है। अगर प्राइस वैल्यू से कम है तो खरीद लो। हालांकि ये प्राइस और कंपनी के प्राइस के कंपैरिजन में महंगा हो सकता है, बट प्राइस शुड बी योर लास्ट कंसिडरेशन। तो इसको एक नियम बनाओ कि प्राइस के बेस पर डिसीजन लेना गलत टेक्निक है। क्वालिटी के बेस पर डिसीजन लो और उसके बाद प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करो। तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के अंदर बोला गया कि एक कंपनी प्राइस डिसाइड करते वक्त अलग अलग प्राइस पर कितना यूनिट्स बिकेगी, इस बात को पहले एस्टिमेट करती है और निकालती है टोटल रेवेन्यू, यानी प्राइस गुना यूनिट्स, आगे आपका टोटल रेवेन्यू। अच्छा, फिर निकालती है टोटल कॉस्ट, वो भी यहां पे लिख देंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर दो और यहां पर क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। आ गया टोटल प्रॉफिट। अच्छा जी, अब इन चारों प्रॉफिट को आपस में कंपेयर कर लो। जहां पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो वही प्राइस आपका बेस्ट प्राइस है। देखिए जरा, मान लीजिए इस लेवल पर प्रॉफिट अगर मैक्सिमम होता, यहां पर मैंने एक्स एक्स लिखा है, मान लीजिए इस लेवल पर प्रॉफिट अगर मैक्सिमम होता तो मैं क्या बोलता कि 90 रुपए के प्राइस पर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करो, क्योंकि इस प्राइस पर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो दिस इज अवर बेस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। कैसा लगा? बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यह बात समझा दी। यह बात करी मैंने मैथमेटिकली, जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है उनको बहुत ही बढ़िया से यह बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ग्राफ के हिसाब से। स्टडी मैट में आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा पेज नंबर 7.4 पर। इस ग्राफ को मैं यहां पे रिक्रिएट कर रहा हूं, जहां पर मैं सिर्फ टी आर और टीसी को ही दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे ग्राफ के ऊपर उस इक्वेशंस को दिखाते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। यहां पर मैं 2 कर्व बनाऊंगा, एक टोटल रेवेन्यू और एक टोटल कॉस्ट, क्योंकि इन दोनों पर जहां पर मैक्सिमम डिफरेंस होगा, जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में मैक्सिमम गैप होगा, वही प्राइस मेरे लिए क्या है, बेस्ट प्राइस। इस बात को मैं अब ग्राफ पर लिखकर आपको समझाऊंगा। तो ये रहा मेरा टोटल रेवेन्यू कर्व। आप बोलोगे सर ये ऐसा क्यों है, ऊंट के कुबड़ जैसा क्यों है? तो याद करो लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का जीवन काल, पहले वो पैदा होता है, धीरे 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 ग्रो करता है, टॉप तक पहुंच जाता है, फिर डिक्लाइन। तो उसी के बेस पर है टोटल रेवेन्यू कर्व। अच्छा, फिर टोटल कॉस्ट कर्व। तो ये रहा आपका टोटल कॉस्ट कर्व। आप बोलोगे सर ये चांद थोड़ा तिरछा क्यों है? तो देखो, टोटल कॉस्ट में होती है 2 चीजें, एक होती है टोटल फिक्स कॉस्ट और एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसकी शुरुआत यहां से हुई है। एक सेकंड रुको जरा, ओहो फिर से बनाता हूं। इसकी शुरुआत यहां से हुई है, देख रहे हैं आप, यहां से
इसके नीचे शुरुआत नहीं हुई इसकी। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ये टोटल फिक्स कॉस्ट को दर्शाता है। यानी कि अगर 0 यूनिट बनाओगे तो भी ये खर्चा होगा, यूनिट जैसे जैसे बढ़ेंगी तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपका सेम रहेगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो देख रहे हैं आप ये जो डिफरेंस है ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या बन गया आपका? टोटल कॉस्ट। अब मैं ढूंढ रहा हूं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में मैक्सिमम गैप कहां पर। अच्छा, एक तो ये मैंने खींची लाइन, तो ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दे दिया मैंने ए। एक लाइन खींची मैंने, उसको नाम दे दिया मैंने ए। तो जरा बताओ ए की लंबाई कितनी है? सर नहीं बता सकते, स्केल चाहिए। करेक्ट। बताओ जरा बी की लंबाई कितनी है? सर नहीं बता सकते, हमारे पास स्केल नहीं है। अभी तो बोला, बिल्कुल करेक्ट। फिर मैंने बोला ये रही एक आपकी लाइन सी। अब आपने मेरे बोलने से पहले बोल दिया सर हम सी की लंबाई भी नहीं बता पाएंगे, हमारे पास स्केल नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मैंने अपने सवाल को बदल दिया, मैंने बोला ये बताओ क्या सी की लंबाई ए की लंबाई और बी की लंबाई से ज्यादा है? अब आप बोलेगे यस सर, सी की लंबाई ज्यादा है बी और ए से। इसका मतलब है इस पॉइंट पर, यानी कि सी की इस लाइन पर, ये जो टोटल रेवेन्यू का पॉइंट है और ये जो टोटल कॉस्ट का पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो गैप है सबसे ज्यादा है। यानी कि इस प्राइस लेवल पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। तो ये प्राइस सर बेस्ट प्राइस होगा। करेक्ट कहा आपने। एक बार आप इसको और देख लीजिए। डाउट आने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। तो एक था ऊंट का कुबड़ और एक था चांद तिरछा। समझ में आई बात? तो यह है आपका ऊंट का कुबड़ TR, और TC क्या है? चांद का टुकड़ा, बट तिरछा है। तो यह है TR TC अप्रोच। बहुत सी कंपनियां इस अप्रोच का इस्तेमाल करती हैं अपने प्राइस को तय करने में, और इसके बेस पर प्राइस को तय करती हैं। तो यह थी आपकी TR TC अप्रोच। आपको बात समझ में आई? समझ में आई तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि सर हर बात समझ में आ रही है, पढ़ने का मजा आ रहा है। क्योंकि ये जो वर्ड है ना सर, मजा आ गया, अपने आप में मुझे बता देता है कि आपको मिल रही वैल्यू आपके द्वारा दिए जाने वाले प्राइस से ज्यादा है। अच्छा, प्राइस क्या दे रहे हो आप मेरे को इन वीडियो को देखने के लिए? अगर आप बोलते हो 0 तो गलत। यू आर गिविंग योर टाइम, एंड टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। तो इट इज योर प्राइस टू वॉच द वीडियोस। तो अगर आप नीचे कमेंट करके बताते हो कि सर मजा ही आ गया, तो इसका मतलब है कि आपको मिलने वाली वैल्यू आपके द्वारा दिए जाने वाली प्राइस से ज्यादा है। यानी आप बार बार आओगे और इन वीडियोस को देखोगे, पुराने लेक्चर्स को भी आप देखोगे, नए लेक्चर्स को भी आप देखोगे, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करोगे, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड, यू आर गेटिंग वैल्यू फॉर मनी। समझ में आती है बात? अच्छा जी, यह है आपका दूसरा मॉडल। इसे बोलते हैं प्यार से MRMC अप्रोच। आप बोलोगे सर इतने सारे मेथड क्यों, प्राइस तय करने का कोई एक तरीका क्यों नहीं है? तो भाई साहब, प्राइस तय करने का कोई एक तरीका हो ही नहीं सकता। प्राइस तय करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब किसी कंपनी में आप काम करोगे या आप अपने लिए प्राइस तय करोगे, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन से वाला मेथड आपको आपका बेस्ट प्राइस निकालने में मदद करता है, और उसी के बाद आप अपना प्राइस कंपनी में कोट कर पाओगे, कंपनी को बता पाओगे कि इस प्राइस पर मैं अपनी सर्विसेज आपको दूंगा, वरना नमस्ते टाटा बाय बाय, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने चला जाऊंगा। समझे? और अगर आप कंपनी के लिए एसेट हैं, कंपनी आपको जाने नहीं देगी। और अगर आप ऐसे ही हैं बाकियों की तरह, तो फिर कंपनी आपको चलता बोल देगी, चलिए आप जाइए। हाँ जी, तो ये दूसरी अप्रोच है MRMC अप्रोच। एक और तरीका जो प्राइस तय करने में कंपनीज की मदद करता है, इस तरीके का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले समझते हैं कि इस
इस मॉडल के बेस पर कैसे एक कंपनी प्राइस तय करे। तो ये क्या बोलता है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट ए लेवल ऑफ आउटपुट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो इस बात को हम समझेंगे कि आखिर ये इक्वेशन ऐसी क्यों बनी, आखिर ऐसा क्यों बोला गया कि जब एम आर एमसी के बराबर होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो ये इक्वेशन आखिर बनी कैसी है, कैसे बनी है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि एमआर मतलब क्या। एमआर की फुल फॉर्म है मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू मतलब है एडिशन इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट। तो लिखता हूं मैं इस बात को, एमआर का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो लिखा ही है यहां पर। एमआर का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू, और इसका मीनिंग क्या है, एडिशन इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट। अगर कंपनी एक यूनिट और बेचे तो उस एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी होती है, तो उस बढ़त को, उस इंक्रीज को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एग्जांपल के लिए 180 यूनिट्स को बेचने पर कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, मान लो 1800 रुपए। कितना है, 1800 रुपए। तो यहां से क्या बात समझ गए आप, यहां से बात समझ गए कि सेलिंग प्राइस 10 रुपए पर यूनिट है। कंपनी 180 यूनिट जब बेचती है तो 1800 रुपए का टोटल रेवेन्यू मिलता है। अच्छा, ये कंपनी जब 181 यूनिट बेचेगी तब क्या होगा, बताओ जरा। ये कंपनी जब 181 यूनिट बेचेगी तब क्या होगा, तो 181 यूनिट एट द रेट 10 पर यूनिट। तो बताओ जरा क्या होगा, तो 181 गुना 10 क्या हो गया जी, 1810 रुपए। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 1810। अब मुझे बताओ जरा एमआर कितना, मार्जिनल रेवेन्यू कितना। तो मैंने क्या बोला, एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने पर टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीज होता है, उसी को बोलते हैं एमआर। तो भाई कितना इंक्रीज हुआ, 10 रुपए, यानी एमआर कितना आ गया, 10 रुपए। समझ में आती है बात। अच्छा, क्या मैं एमआर को सेलिंग प्राइस भी कह सकता हूं, सोच के बताओ। क्या मैं एमआर को सेलिंग प्राइस भी कह सकता हूं। एमआर कितना, 10 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना, 10 रुपए। हां जी, आप एमआर को सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, बट ध्यान देना, इट इज नॉट ए रूल, इसके एक्सेप्शन है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एमआर सेलिंग प्राइस नहीं हो, एमआर सेलिंग प्राइस से कम हो, पॉसिबल है, बट 90% केसेस के अंदर एमआर मतलब सेलिंग प्राइस होता है, 90% केसेस के अंदर। तो हम समझ गए एमआर का मीनिंग। अच्छा, अब बात करते हैं एमसी मतलब क्या। एमसी मतलब क्या, तो यहां पे लिखते हैं एमसी मतलब। तो लिखिए भाई, एमसी मतलब एडिशन इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। अगर कंपनी एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाए तो उस एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए कंपनी की टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज आ गया, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मान लीजिए कंपनी 180 यूनिट पहले बना रही थी, 180 यूनिट पहले बना रही थी। अच्छा, मान लेते हैं कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपए पर यूनिट। कितने रुपए, 8 रुपए पर यूनिट। मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट है 1 रुपए पर यूनिट। सही बात है। अच्छा, 10 रुपए का बेच रहे थे और 9 रुपए खर्चा कर रहे थे, तो ये कंपनी कितना पैसा कमा रही थी, 1 रुपया। तो भाई 1800 गुना 8, सॉरी 180 गुना 8, ये कितना हो गया, 1440 रुपए।
ये क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, 180 गुना 1, ये कितना आ गया? 180 रुपए। ये क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। समझ में आती है बात? दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो 1440 प्लस 180 कितना आ गया? 1620। तो 180 यूनिट को बनाने में कंपनी 1620 रुपए खर्च करती है। अब बहुत ध्यान से आगे की बात करेंगे, बहुत इत्मीनान से और अच्छे से बात को समझना। 181 यूनिट बनाने में कंपनी का कितना खर्चा आएगा? तो ध्यान देना, वेरिएबल कॉस्ट तो खर्च होगी, वेरिएबल कॉस्ट तो खर्च होगी। तो आप बोलोगे 181 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई सर 8 रुपए कर लो, तो कितना आ गया? 181 गुना 8, यह आ गया 1448 रुपए। यह आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने आपसे पूछा, बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी? टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी? तो अगर आप बोलते हो 181 यूनिट गुना 1, 181 यूनिट गुना 1, तो आप गलत बोल रहे हो। रीजन यह है कि टोटल कॉस्ट सेम रहती है। इसका रीजन क्या है? फैक्ट्री ले रखी है किराए पर, उसके अंदर महीने में 200 यूनिट बनाकर बेच सकते हैं। अभी कंपनी बनाती है 180 यूनिट। अगर 181 यूनिट बनाकर बेचेगी तो क्या फिर से कोई नई फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी? आंसर इज नो। इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, 180 रुपए, यह बढ़ेगा नहीं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि फिक्स कॉस्ट 1 रुपया पर यूनिट है? सुनो मेरी बात, अगर पूरे महीने के अंदर फैक्ट्री का रेंट 180 रुपए कंपनी देती है और पूरे महीने में 180 यूनिट ये कंपनी नॉर्मली बनाकर बेचती है, तो आप बताओ एक यूनिट को बनाने में ये कंपनी कितना खर्च करती है? 1 रुपया पर यूनिट। ये क्या है? ये वो है कि 180 रुपए खर्च करके 180 यूनिट बनाने की स्पेस हमने किराए पर लिया है। इसका मतलब है एक यूनिट को बनाने में हम 1 रुपया खर्च करते हैं। फिर आपके मन में आएगा, सर 181 भी यूनिट जब आपने बनाई तो वो 1 रुपया क्यों खर्च नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास 20 यूनिट और बनाने का स्पेस अवेलेबल था। उन एक्स्ट्रा 20 यूनिट को मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मार्केट में सिर्फ 180 यूनिट ही बिका करती थी, तो मैं उन 180 यूनिट से ही फैक्ट्री का रेंट रिकवर कर लिया करता था। लेकिन अब 181 यूनिट जब बनेगी तो उस एक यूनिट को एक्स्ट्रा बनाने के लिए मुझे जेब से फैक्ट्री रेंट के नाम पर 1 पैसा खर्च नहीं करना है। इसका मतलब है उस एक यूनिट को बनाने के लिए मैंने अपनी जेब से 1 भी पैसा खर्च नहीं किया। फैक्ट्री का रेंट पहले भी 180 दिया करता था, आज भी 180 ही दूंगा। समझ में आती है बात? अच्छा जी, तो ये आपका 180 रुपए ही रहेगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर 201 यूनिट बनाए तो? बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर ये कंपनी 201 यूनिट बनाती है तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा 1 यूनिट को बनाने के लिए इसे नई फैक्ट्री किराए पर लेनी पड़ेगी और उस नई फैक्ट्री के लिए दिया जाने वाला रेंट यहां पर ऐड करेंगे। फिक्स कॉस्ट संक कॉस्ट होती है, लेकिन ध्यान देना फिक्स कॉस्ट अगर इनकर करनी पड़े तो यह भी एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट का नेचर बन जाता है। समझ में आती है बात? वेरिएबल कॉस्ट के नेचर में ही आ जाती है। जैसे मान लो आप दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आए, आपने और आपके दोस्त ने दोनों ने मिलकर एक रूम रेंट पर ले लिया, 10,000 रुपए महीना। सिंपल सी बात है। हालांकि उस रूम के अंदर 4 लोग सो सकते हैं, उसमें इतनी जगह है कि 4 लोग आराम से रह सकते हैं। अभी रह कितने रहे हैं? 2 लोग। तो आप क्या करोगे? 10,000 के रेंट को 5,000 में डिवाइड कर लोगे। लेकिन अगर कल को कोई तीसरा दोस्त या मान लीजिए कोई 2 दोस्त आपके रूम में रहने आ जाएं, तो क्या आपकी जेब से कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है? नहीं।
मान लीजिए आपके दो दोस्त आपसे मिलने के लिए दिल्ली में आ गए और उन्होंने बोला भैया देखो 1 महीना मैं आपके रूम में ही रहूंगा, पूरा दिल्ली घूमूंगा, घर चला जाऊंगा। तो बताओ क्या उस 1 महीना जब आपके दो दोस्त आपके साथ आपके किराए लिए हुए रूम पर रह रहे थे तो क्या आपका रूम रेंट बढ़ गया? नहीं बढ़ा। तो क्या आपको उनसे रूम रेंट की रिकवरी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो परमानेंट आपके पास रहने आ गया, वो बोल रहा कि भैया हम भी सीए करेंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे, अब आप बोलोगे भाई देख 10,000 का रेंट है, हम चारों लोग मिलकर 2,500 हजार सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ओनर को हर महीने पेमेंट करेंगे। तो यह आपने कब किया? जब वो नॉर्मल हो गया, जब वो परमानेंट हो गया। लेकिन कोई टेम्परेरी इंक्रीज अगर हो गया और कॉस्ट नहीं बढ़ी तो उस कॉस्ट को उस यूनिट पर चार्ज नहीं करना चाहिए। समझ में आता है प्रैक्टिकली? अच्छा, तो क्या मैं पूछूं अगर आपसे एमसी कितना, बता पाओगे आप एमसी कितना? तो एमसी मतलब है 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने में कितना एक्स्ट्रा खर्च हुआ? तो खर्च हुआ है आपका 8 रुपए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एमसी बराबर वेरिएबल कॉस्ट? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एमसी बराबर वेरिएबल कॉस्ट? हां जी, कह सकता हूं। फिर से बता दूं, इट इज नॉट ए 100% रूल, इट इज 90% करेक्ट। 90% सिचुएशन के अंदर यह रूल फिट बैठेगा, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। अच्छा, तो हम समझ गए एमआर मतलब सेलिंग प्राइस और एमसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। एमआर मतलब सेलिंग प्राइस, एमसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। अब समझेंगे कैसे बनती है वो एमआर इक्वल टू एमसी वाली इक्वेशन। सपोज करो 180 यूनिट बेचकर अभी आप 180 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, करेक्ट बात है। आपके पास आया मिस्टर जॉन। ध्यान देना, 180 यूनिट आप रेगुलरली हर महीने बेचते हो। मिस्टर जॉन इस महीने आया है, अगले महीने आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मालूम। तो 180 यूनिट को बेचकर 180 रुपए का प्रॉफिट आप ऑलरेडी कमा रहे थे। मिस्टर जॉन आया, उसने बोला कि क्या आप 1 यूनिट, वो 1 यूनिट खरीदना चाहता है, क्या आप मुझे 1 यूनिट बेचोगे? आपने बोला हां बेचेंगे। तो बताओ जरा, पहले यहां पे लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ जरा, इस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए आपको क्या खर्च करना पड़ेगा? आपको खर्च करना पड़ेगा एमसी। एमसी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। यानी आपको इस 1 यूनिट को बनाने में 8 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, मिस्टर जॉन ने बोला कि आप मेरे को 9 रुपए पर क्या दे दोगे? तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल दे दूंगा, क्योंकि खर्च हो रहे हैं 8 रुपए, मुझसे आपसे मुझको मिल रहे हैं 9 रुपए। यानी मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपए। अच्छा, इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को मैं क्या मार्जिनल प्रॉफिट कह सकता हूं? मार्जिनल प्रॉफिट। हालांकि यह टर्म आपको आपके स्टडी मैट में नहीं मिलने वाला, मार्जिनल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यह टर्म मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर बनाया है। आप बोलोगे मैं खुशी खुशी 9 रुपए की बेचूंगा। अच्छा, मार्केट में कितने का बेचते हो आप? 10 रुपए का। इसको 9 रुपए में देने के लिए राजी क्यों हो गए आप? आपको पता है 180 यूनिट तो ऑलरेडी बेच रहा हूं, 180 रुपए तो ऑलरेडी कमा रहा हूं। अगर इसको मैं 1 यूनिट बेच देता हूं तो मेरा प्रॉफिट 181 रुपए हो जाएगा। अच्छा, मिस्टर जॉन ने बोला ठीक है, उसने पहली यूनिट खरीद ली आपसे, उसे मजा आ गया। उसी महीने में दोबारा आया, उसने बोला क्या 1 और यूनिट आप मुझे बेचोगे? तो आपने सोचा खर्चा कितना आएगा? 8 रुपए। उसने बोला क्या 8 रुपए की बेचोगे? अब आपने सोचा कि खर्चा आएगा 8 रुपए और जॉन भी देगा 8 रुपए। यार प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है, मगर नुकसान भी तो नहीं है। क्या पता मिस्टर जॉन को इस यूनिट को कंज्यूम करने में मजा आ गया। अगर इसको मजा आ गया तो अगली बार, अगले महीने फिर से मुझसे ये खरीदने आएगा। तो प्रॉफिट ना होने के बाद भी आपने डिसाइड किया कि हां, मैं
बेचूंगा आपको सेकंड यूनिट भी। बताओ जरा, आपने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया? 0। आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? 181। 181 ही रहा क्योंकि प्रॉफिट कमाया ही नहीं आपने। अच्छा, दूसरी यूनिट कंज्यूम कर लेने के बाद मिस्टर जॉन फिर दोबारा से उसी महीने में आया, बोला क्या एक और यूनिट? आपके यूनिट में मजा आ जाता है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसे कंज्यूम करने में मजा आ जाता है। क्या एक और यूनिट आप मुझे बेचोगे? आपने फिर सोचा कि एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने में कितना खर्चा आएगा? 8 रुपए। अब की बार जॉन ने बोला क्या 7 रुपए में बेचोगे? अब आप सोचोगे, अरे मिस्टर जॉन, हम हिंदुस्तानी इतने भी पागल नहीं है कि लॉस में बेचते हैं। खर्च करेंगे 8 रुपए और भाई तुझसे मिलेंगे सिर्फ 7 रुपए। तो आप क्या बोलोगे? नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। अच्छा, अगर आपने बेच दिया तो क्या होगा? अगर आपने बेच दिया तो क्या होगा? अगर आपने बेच दिया तो भाई साहब 1 रुपए का नुकसान कर बैठोगे आप और आपका प्रॉफिट रह जाएगा 180 रुपए। तो क्या तीसरी एक्स्ट्रा यूनिट बेचोगे उसको? आप नहीं बेचोगे। तो जरा आप अपने इस बिहेव को ऑब्जर्व करो। आप कहां तक बेचने के लिए राजी थे? आप वहां तक बेचने के लिए राजी थे जहां तक MRMC के बराबर था। जहां तक MRMC के बराबर था आप बेचने के लिए राजी थे, बेचने के लिए एग्री थे। जैसे ही MC MR से ज्यादा हुआ आपने मना कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो प्राइस जहां पर MRMC के बराबर है, वो प्राइस आपका बेस्ट प्राइस है उन ऑफर यूनिट के लिए, और इस लेवल पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। देख रहे हैं आप, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो हमारा ऊपर भी मैक्सिमाइज हो रहा था, 181 पर भी मैक्सिमाइज हो रहा था, प्रॉफिट तो हमारा सेम है सर। नहीं, यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज था, यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज है प्लस क्वांटिटी भी मैक्सिमाइज हो गई। समझ रहे हैं बात को? हल्का सा डिफरेंस है, बारीक सा, एक थिन लाइन है जो बहुत ही बारीक है। तो देखा, आपने भी तो वही कहा जो MRMC अप्रोच कहती है। हम तब तक एक्स्ट्रा यूनिट बनाकर बेचते रहेंगे जब तक MRMC से ज्यादा हो। जब MRMC के बराबर आ गया तब भी हम बेच देंगे, लेकिन अगर MRMC से कम हो गया हम हाथ खड़े कर देंगे, हम मना कर देंगे, हम नमस्ते कर देंगे सेलर को, नमस्ते कर देंगे बायर को कि हम नहीं खरीदेंगे, सॉरी हम नहीं बेचेंगे। तो जब MRMC से कम होगा तो लॉस होगा, और एक्स्ट्रा यूनिट बेचकर लॉस कोई भी कंपनी कभी नहीं कमाना चाहेगी। तो यह है आपकी वो इक्वेशन जो हमें स्टडी मैट में लिखी हुई मिली थी, और ये कैसे बनी, इसका डेरिवेशन क्या है, आपको पूरा मैंने समझा दिया है। ये रही जी, अब पढ़ लेना इसको। एज पर इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट ए लेवल ऑफ आउटपुट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो यह था आपका सेकंड तरीका जिसकी मदद से एक कंपनी प्राइस तय करती है। हमारा पर्पस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए यह थी अप्रोच नंबर 2। एग्जाम के अंदर यह प्राइसिंग इक्वेशन का बहुत इस्तेमाल होता है, P इक्वल टू A माइनस बी क्यू। यह इक्वेशन कैसे बनी इसको भी हमने क्लास में डिटेल में बताया है। यहां पर आपको मैं एक रिवाइज कराता हूं, एक शॉर्ट में समझा देता हूं। कंप्लीट डेरिवेशन तो क्लासेस में है इसका, और काफी लंबा डेरिवेशन है। अच्छा, तो P मतलब प्राइस, वो तो निकालना ही है हमारे को। अच्छा, B मतलब क्या? B मतलब बोलता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डिस्काउंट इन सेलिंग प्राइस टू सेल 1 मोर यूनिट। डिस्काउंट इन सेलिंग प्राइस टू सेल 1 मोर यूनिट। यह भी, अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचनी हो तो कितना डिस्काउंट हम कस्टमर को देंगे। एग्जांपल के लिए, एक व्यक्ति मार्केट में मान लीजिए पेन बेच रहा है,
ये एग्जाम्पल अपना और फिट होता है। पेन बेच रहा है, मार्केट में आवाजें लगा लगा कर पेन बेच रहा है, आवाजें लगा लगा कर। 100 रुपए का एक पेन ले लो, 100 रुपए का पेन, 100 रुपए का पेन। उसने देखा इस 100 रुपए बोलने पर तो एक भी कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है 100 रुपए का पेन पर डिमांड कितनी है? 0। इसको बोलते हैं ए, प्राइस एट विच डिमांड इज 0। जब उसने 100 रुपए का पेन ले लो बोला तो कोई कस्टमर मुड़ा भी नहीं, तो ए मतलब वो प्राइस जिस पर डिमांड है 0। उसको लगा यार प्राइस का पेन कुछ कम कर दो, तो उसने बोला 90 रुपए का पेन, 90 रुपए का पेन, 90 रुपए का पेन। तो जैसे ही 90 रुपए का पेन बोला कुछ कस्टमर मुड़े और पेन को खरीद कर ले गए। अच्छा, 90 रुपए का पेन बेच देने के बाद उसने देखा कि 90 रुपए पर कस्टमर तो आने लग गए हैं, बट अभी उसे और कस्टमर चाहिए। तो उसे लगा कि अब इस पेन की 180 यूनिट बेच देने के बाद मुझे एक और यूनिट कस्टमर को बेचनी है। तो 90 रुपए का प्राइस कर दिया 80 रुपए। तो 90 रुपए से प्राइस घटाकर 80 रुपए कर दिया, यानी 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 10 रुपए का डिस्काउंट देने पर एक यूनिट एक्स्ट्रा बेच दी, यानी कि प्राइस में डिस्काउंट दिया टू सेल 1 मोर यूनिट। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। बेसिकली ये बताता है कि कितना परसेंट प्राइस में कमी करने से क्वांटिटी में कितना परसेंट इंक्रीज होता है, क्योंकि दोनों में रिलेशन है नेगेटिव। प्राइस में 10% कमी करने से, प्राइस में 10% कमी करने से अगर क्वांटिटी 10% बढ़ जाती है तो इसे बोलते हैं परफेक्टली नेगेटिवली रिलेटेड डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस 10% कम करा, डिमांड 30% बढ़ गई। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस में कमी करी 10%, डिमांड सिर्फ 5% बढ़ी, प्राइस लो सेंसिटिव है। तो ये था आपका पूरा MRMC अप्रोच। उम्मीद करता हूं आपको इस डिटेल के अंदर इस बात को प्रैक्टिकली समझने में काफी मजा आया होगा। एग्जाम के अंदर क्या आने वाला है? एग्जाम के अंदर तो आने वाली है ये इक्वेशन, जिसकी मदद से आपको निकालना है बेस्ट प्राइस। क्वेश्चन ने खुद बताया होगा ए कितना, खुद बताया होगा बी कितना, और खुद बताया होगा क्यू कितना। आपको निकाल देना है सिर्फ प्राइस। यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा ही आसान है। नीचे एक एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग मार्केट कंडीशंस की, अलग अलग मार्केट कंडीशंस की। आपको यह बता दूं किस प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, इसको तय करने के लिए आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि मार्केट में सेलर्स कितने हैं। मार्केट में सेलर्स कितने हैं? जो प्रोडक्ट आप बेचते हो अगर वैसा सिमिलर प्रोडक्ट बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं तो इसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ऐसे में आपका प्राइस रहेगा मार्केट प्राइस। समझे? आप उसी प्राइस पर इसको बेचोगे जिस प्राइस पर बाकी सभी लोग बेच रहे हैं। अगर प्राइस ज्यादा कर दिया कस्टमर आपके पास नहीं आने वाला, अगर प्राइस कम कर दिया तो शायद आप प्रॉफिट ही ना कमा पाओ। यानी कि इस मार्केट में इतना कंपटीशन होता है कि प्राइस में एक रीजनेबल सा प्रॉफिट होता है बस, और रीजनेबल सा प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा। अगर रीजनेबल प्रॉफिट को भी नहीं कमाया तो कंपनी का अस्तित्व, एंटिटी का सर्वाइवल खत्म हो सकता है। क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी अगर लंबे समय तक लॉस ही कमाती रहे तो कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी। कब तक? पैसों के दम पर चलेगी। ये तो वही बिना प्रॉफिट के कंपनी चलाना मतलब वही है कि अपने पैसों में आग लगाना, घर फूंक कर इंजॉय करना। ये वही चीज है लॉस कमाकर माल बेचने में। बहुत सी कंपनियां इस टेक्निक को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करती हैं। प्रैक्टिकली जैसे ओला कंपनी है, उसकी यही टेक्निक है। लॉस पर माल बेच रहे हैं, बताओ, लॉस पर। अब इससे कितना प्रॉफिट होगा, कब प्रॉफिट होगा, यह नहीं पता।
बहुत सी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर एक नया कस्टमर कल्चर क्रिएट करने के लिए एक ऐसे प्राइस पर प्रोडक्ट को बेच रही हैं जिससे उन्हें लॉस हो रहा है, और बड़े खुश हैं वो कि हमारा मार्केट शेयर तो बढ़ गया। अरे ऐसे मार्केट शेयर का क्या करोगे जहां पर सर्वाइवल को खतरा हो जाए। इंडिया के अंदर ऑनलाइन खरीदने का कल्चर अभी डेवलप हो रहा है। अगर आज के 10 साल पहले किसी को आप बोलते कि घर पर कपड़े मंगा लो, ऑनलाइन खरीद लो, तो शायद वो नहीं खरीदता। लेकिन इस कल्चर को डेवलप करने के लिए कंपनीज ने क्या किया? 2 काम की। काम नंबर 1, कैश ऑन डिलीवरी मंगा लो। जब कपड़े आपके घर पर आ जाए तब भी पेमेंट करो। सिक्योरिटी हो गई, मेरा पैसा नहीं डूबेगा, कंपनी लेके नहीं भागेगी। दूसरी बात, ऐसे प्राइस पर कपड़ों को बेचा जिस प्राइस पर मार्केट में मिलेंगे ही नहीं, इतना सस्ता। वही कोट मार्केट में 8,000 का है, 10,000 का है, लेकिन कभी कभी मिंत्रा, एक वेबसाइट है मिंत्रा की, कभी कभी ये उसी कोट को 4,000 में, 5,000 में बेच देता है। सोचो, लॉस कमाकर बेच रहा है। क्यों? एक नया कल्चर क्रिएट करने के लिए। इस कंपनी के ओनर्स का ऐसा मानना है कि कल को जब इंडिया के अंदर जो कस्टमर है वो ऑनलाइन के भरोसे ही बैठा रहेगा, वो ऑनलाइन ही खरीदेगा, तब हम प्रॉफिट कमाएंगे। ध्यान देना, ये एक सोच है। कंपनी ऐसा मानती है कि इंडियन कस्टमर जिस दिन इस कल्चर को अडॉप्ट कर लेगा तो वो बाहर जाएगा ही नहीं कपड़े खरीदने के लिए, घर से ही ऑर्डर करेगा, घर पे ही ट्राई करेगा, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी देगा, और समझ नहीं आया तो वापस कर देगा। तो इन कंपनीज का ऐसा मानना है कि अभी लॉस में प्रोडक्ट बेचते रहो और इंडिया के अंदर उस कल्चर को डेवलप करने की कोशिश करो जहां पर कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, प्रॉफिट बाद में कमा लेंगे। हालांकि बिजनेस करने का यह तरीका मेरी समझ में तो नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों की समझ में आता है तो वो कर रहे हैं। जैसे ओला कंपनी, मिंत्रा, ऐसे बहुत सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो लॉस के ऊपर माल को बेच रहे हैं। लेकिन यह तरीका मेरे समझ से बाहर है, मुझे इस तरीका प्रैक्टिकल नहीं लगता है। कल को अगर ये कल्चर डेवलप भी हो गया तो मार्केट में नए कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, आपको प्रॉफिट नहीं कमाने देंगे। तो जो सुपर प्रॉफिट, जो मोटा प्रॉफिट आप भविष्य में कमाओगे ऐसा सोच रहे हो, आपको कमाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। वो मार्केट में आएंगे और आपके लिए परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट क्रिएट कर देंगे। और परफेक्ट कंपटीशन मतलब एक ही आइटम को बेचने वाले बहुत सारे लोग। और जब बहुत सारे लोग एक ही आइटम को बेच रहे होते हैं तो प्राइस पिट पिट कर एक ऐसे लेवल पर आ जाता है जिसके अंदर एक रीजनेबल सा प्रॉफिट होता है। तो अगर जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन की है, मार्केट में और भी सेलर्स हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्राइस होगा मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस। समझ में आई बात? मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर बाकी लोग बेच रहे हैं उसी प्राइस पर बेचो। मार्केट नंबर 2, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। पूरी मार्केट पर मेरा अधिकार है, मेरी मोनोपोली है। तो अब मैं राजा हूं, मैं जो प्राइस चाहूंगा उस प्राइस पर बेचूंगा। और नॉर्मली ये प्राइस होता है हाई प्राइस। इस मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही सेलर होता है, ओनली वन सेलर, ओनली वन सप्लायर। तो अगर जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अगर मार्केट में कोई और सेलर है ही नहीं उस क्वालिटी का बेचने वाला, तो आप अपनी मार्केट के राजा हो, जो प्राइस मन करे चार्ज करो। आप अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा कर लो कि कल को जब कंपनी का इंटरव्यू देने जाओ तो आपको पता हो कि जो सर्विसेज या जो डिसीजन मेकिंग पावर मेरी है बाकी किसी की है ही नहीं। तो आपकी मोनोपोली है, जो प्राइस आप मांगोगे आपको मिलेगा। इसे बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। जैसे अभी मैं बात कर रहा था रिलायंस जियो की, तो रिलायंस कंपनी ने जियो फाइबर इंटरनेट इंडिया में लॉन्च कर दिया। वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया 2G और 3G ऑफर कर रहे थे, इन्होंने सीधे 4G सर्विसेज ऑफर की। और शुरुआत में इन्होंने रखी लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि एक ऐसे प्राइस पर माल को बेचा जिस प्राइस पर ये लॉस कमा रहे थे। सोचो, जिस प्राइस पर ये लॉस कमा रहे थे। और अब इनकी बन गई है मोनोपोली। अब भाई साहब मोनोपोली बन गई है, इन्होंने एयरटेल और आइडिया की हालत खराब कर दी है, उन कंपनियों की बैंड बच चुकी है, पूरे का पूरा मार्केट शेयर जियो के हाथ में आ चुका है। सब कस्टमर जियो की तरफ मुड़ने लगे हैं, जियो का माल खरीदने लगे हैं। अब भविष्य में यह प्रॉफिट कमाएगा। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कि मिंत्रा कंपनी एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर रही है
नए कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, मोटा मुनाफा नहीं होगा। तो ये कंपनी कैसे मोटा मुनाफा कमाएगी? कल को इसके भी कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। तो सुन लो मेरी बात, 4G 5G सर्विसेज जिस कॉस्ट पर दी जाती है ना, वो कॉस्ट इतनी बड़ी है कि उस कॉस्ट को इनकर करने के लिए कंपनीज के पास बहुत ज्यादा फंड होना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। अगर किसी बिजनेस को शुरू करने के अंदर इतना पैसा लगे कि घर बिक जाए, फैक्ट्रियां बिक जाएं, बैंक बैलेंस खाली हो जाए, तो समझ जाना आपका बिजनेस सिक्योर है। कोई भी कल को मुंह उठाकर आपका बिजनेस चालू नहीं कर सकता है। उसको चालू करने के लिए अपनी घर, फैक्ट्रियां, बैंक बैलेंस, कार सब बेचनी पड़ेंगी, तब आपका कॉम्पिटिटर वो बन पाएगा। और रिलायंस जियो जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, 4G 5G सर्विसेज, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको डेवलप करने में जो फंड लगता है, वो फंड इतना बड़ा है कि उस फंड को इकट्ठा कर पाना हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखा आपने, ये बन गया एंट्री बैरियर। कोई भी नई कंपनी कल को आकर रिलायंस जियो का मार्केट शेयर छीन नहीं सकती, लेकिन मिंत्रा जैसी कंपनी का मार्केट शेयर छीनना बड़ा आसान है। उसके मार्केट शेयर को छीनने के लिए क्या करना है? एक वेबसाइट बनवानी है। वेबसाइट बनाने में घर बिक जाएगा क्या? नहीं बिकेगा। गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी? नहीं बेचनी पड़ेंगी। क्या बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा? नहीं होगा। सिर्फ एक वेबसाइट, अच्छी सी मार्केटिंग और बन गई वेबसाइट। तो मिंत्रा को कॉम्पीट करना, अमेजॉन से कॉम्पीट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है रिलायंस जियो के कंपैरिजन में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जो 4G और 5G सर्विसेज दे पाए। तो शुरू में लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी, बाद में मोनोपोली, और मोनोपोली के बाद तो भैया कंपनी राजा है। एक ऐसी प्राइस पर बेच सकती है, प्रॉफिट को बहुत मैक्सिमाइज कर सकती है। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जहां पर सेलर एक से ज्यादा है, मगर परफेक्ट कंपटीशन के नंबर ऑफ सेलर से कम है। यानी कि मोनोपोली मतलब एक सेलर, परफेक्ट कंपटीशन मतलब बहुत सारे अनगिनत सेलर। जैसे मार्केट के अंदर पेन बेचने वाले सेलर कितने होंगे? अनगिनत। मोनोपोली मतलब एक सेलर। अच्छा, मोनोपोलिस्टी मतलब इनके कहीं बीच में, यानी कि सेलर एक से ज्यादा है मगर बहुत ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो पेप्सी कंपनी, कोका कोला कंपनी, तो ये कंपनी कौन सी मार्केट में प्रिवेल करती है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। सिर्फ दो ही कॉम्पिटिटर हैं, पेप्सी कंपनी कॉम्पिटिटर कोका कोला और कोका कोला का पेप्सी कंपनी। जब कॉम्पिटिटर कम हो तो उसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट, उसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो ऐसे में प्राइस क्या रहेगा? तो लिखिए, प्राइस लिटिल लेस देन प्रिवेलिंग प्राइस। थोड़ा सा कम कर लो, लेकिन जरूरी नहीं कि थोड़ा सा कम करें। हो सकता है ये कंपनियां बिल्कुल बराबर प्राइस पर बेच रही हैं, पॉसिबल है। अच्छा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, यानी कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको बेचने वाले मार्केट में एक या दो लोग और हैं, तो आप क्या प्राइस रखोगे? नीचे कमेंट करके बताओ। दो तरीके हैं, या तो तीनों लोग आपस में कोलैबोरेशन कर लो, तीनों लोग आपस में कोलैबोरेशन कर लो, आपस में एग्रीमेंट कर लो, तीनों को फायदा होगा। जो प्राइस आप तीनों रखो से तय कर लो, आपको फायदा होगा, प्रॉफिट मार्केट आपके हाथों में, प्राइस पे कॉम्पीट ही नहीं कर रहे हो आप कॉम्पीट कर रहे हो क्वालिटी के ऊपर। या फिर जिस प्राइस पर बाकी लोग बेच रहे हैं थोड़ा सा कम कर लो। बाकी लोग बेच रहे हैं 100 रुपए का पेन, आप 90 रुपए का कर लो, 95 रुपए का कर लो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। अच्छा, बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की। ओलिगोपोली मार्केट मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पर दो या तीन सेलर मैक्सिमम मार्केट शेयर पर कब्जा किए हुए बैठे, यानी कि 2/3 सेलर जिनके पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है, तो ये कंपनी क्या कर सकती है? ये प्राइस वही, या तो प्राइस प्रिवेलिंग प्राइस या फिर थोड़ा सा कम। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बात करूं सिगरेट मार्केट की, सिगरेट
है ना। तो सिगरेट मार्केट के अंदर एक कंपनी का नाम है आईटीसी। क्या नाम है? आईटीसी। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं, आपको बता दूं 80% सिगरेट आईटीसी कंपनी की होती है। 80% सिगरेट। तो सर ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्यों नहीं हुई? क्योंकि सिगरेट बेचने वाले सेलर ज्यादा है, 2-3 से ज्यादा है ना। लेकिन यहां पर 80% शेयर इसके पास है। देखो, ना तो परफेक्ट कंपटीशन है, ना मोनोपोली है, ना मोनोपोलिस्टिक है, तो बचा क्या? ओलिगोपोली। यानी अगर 2-3 लोगों को आपस में जोड़ दें तो मैक्सिमम मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। अगर बात करूं कैफे कॉफी डे, आपने बीच में सुना भी होगा कि कैफे कॉफी डे का जो ओनर है उसने सुसाइड कर ली। कैफे कॉफी डे मार्केट के अंदर इनका करीब 45% शेयर है, 45%। तो प्राइस क्या जो ये रखना चाहें, हल्का सा ऊपर या प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो ये थी 4 प्रकार की मार्केट जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अच्छा, उम्मीद करता हूं कि आपको हर बात को समझने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि मेरा पर्पस यहां पर आपको सिर्फ समझाना नहीं है, आपको हर चीज को महसूस करवाना है ताकि प्रैक्टिकली उसको आप इंप्लीमेंट कर सको। केस स्टडी का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जो आपसे पूछे बताओ प्राइसिंग क्या है, तो आपके पास अब एक से ज्यादा आंसर होंगे। अगर ऐसा है तो ये प्राइस, वैसा है तो ये प्राइस, ऐसा है तो ये प्राइस। अब यू आर एक्सपर्ट इन प्राइसिंग डिसीजन। कल को आपको पता पड़े कि आपका कोई जानकार कोई आइटम बनाकर बेचता है, तो आप उसको ऑब्जर्व करो, कितना बेच रहा है, उसके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, कस्टमर कैसे परसीव करता है उसकी वैल्यूज को, कैसे देखता है। उसके बाद सोचो कि किस प्राइस पर उसको अपने इस गुड्स को बेचना चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। इस लेक्चर को खत्म करने से पहले, क्योंकि टाइम तो हो चला है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बड़ा ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है और ये एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल है। ऐसा ये कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। कंपनी में छोटा सा आदमी है, कर चुका है और करोड़ों रुपए कमा चुका है, और इसके ऊपर इनकम टैक्स की रेट भी पड़ गई थी। इतना प्रॉफिट इसने कमाया। और ये करता क्या था? ये कचौड़ी बनाकर बेचता था। कचौड़ी सेलर था ये। कचौड़ी कभी ना कभी आपने खाई होगी, खाने में बड़ा मजा आता है, और शायद कचौड़ी वर्ड सुनकर आपको भूख भी लग गई होगी। इसकी पहले कहानी सुनिए आप। पहले ये व्यक्ति साइकिल में घर से कचौड़ी बनाकर लाकर आईटीओ पर बेचा करता था। दिल्ली की बात कर रहा हूं, आईटीओ पर ये कचौड़ियां बेचा करता था। शुरुआत में इसकी कचौड़ी का सेलिंग प्राइस बड़ा कम था। ये बात कर रहा हूं मैं आज के 4-5 साल पहले की। तो प्राइस रखा था इसने 5 रुपए पर कचौड़ी, पर यूनिट कह दिया मैंने, 5 रुपए पर कचौड़ी। खस्ता कचौड़ी, बहुत ही मजेदार। एक आध बार मैंने भी खाई है, मजा आ गया था। तो ये कचौड़ी लाकर आईटीओ पर जैसे ही इनकम टैक्स ऑफिस के सामने खड़ा हुआ करता था, फटाफट इसकी कचौड़ियां बिकना शुरू हो गई। कस्टमर वेट करते थे कि ये कब आए और कचौड़ी खाई जाए। गर्मा गर्म कचौड़ी, मसालेदार खट्टी चटनी और आलू की सब्जी और कचौड़ी, और लोग मजे ले लेकर खाया करते थे। धीरे धीरे इसकी सेल्स बढ़ने लगी, क्वांटिटी ज्यादा बिकने लगी। शुरुआत में ये साइकिल पर लाया करता था, दिन में 1 बार, फिर ये दिन में 2 बार लाना लगा, फिर दिन में 3 बार लाने लगा। यानी क्वांटिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। फिर इसने क्या करा, इसने देखा जब क्वांटिटी की सेल बढ़ रही है तो इसने एक शॉप रेंट पर ले ली आईटीयू में ही, एक शॉप रेंट पर ले ली आईटीयू में ही। तो वहां पर ये कचौड़ी बनाकर बेचा करता था। अब जब क्वांटिटी इसकी बढ़ने लगी तो ये लोगों को रखने लगा। एक लड़के को रख लिया कि दोनों में सब्जी डाल, कचौड़ी डाल, मसाला डाल, दे दे। समझ गए बात को? तो सेल बढ़ने लगी। तो इसने एक इस प्रकार से एक डस्टबिन बना लिया जहां पर कचौड़ी खाने के बाद लोग अपने दोने को फेंक दिया करते थे। दोना मतलब कंटेनर कह लीजिए, जिसमें कचौड़ी रख के दिया करता था ये। आपको बता दूं, सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर इसने 5 रुपए को बढ़ाकर 30 रुपए पर यूनिट कर दिया। 5 रुपए से प्राइस को बढ़ाकर 30 रुपए पर यूनिट कर दिया। इससे यह बात समझ में आ गई
कि मेरे कचौड़ी से मिलने वाली वैल्यू कस्टमर के लिए ज्यादा है और जो प्राइस मैं उससे चार्ज कर रहा हूं वो कम है। सीधे 30 में नहीं आया, पहले 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 रुपए। 30 रुपए में आज भी ये कचौड़ी बेचा करता है। और आपको बता दूं, अब इसकी जगह जगह ब्रांचेस है। लक्ष्मी नगर में इसकी एक ब्रांच है, आईटीओ पर इसकी एक ब्रांच है। तो 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कचौड़ी बेचने लगा। और आपको बता दूं कि पहले इसकी कचौड़ी खाने वाले मैक्सिमम लोग बाइक पर आया करते थे, ऑटो में आया करते थे, साइकिल पर आया करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन जब से 30 रुपए रखा है, इसके कस्टमर नए ऐड हो गए। लॉयर्स भी कचौड़ी खाने लगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कचौड़ी खाने लगे, बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार में आने वाले लोग भी इससे कचौड़ी खाने लगे। क्यों? उनका एक स्टेटस सिंबल है। 5 रुपए की कचौड़ी वो नहीं खाएंगे, 30 रुपए की अच्छे से खाएंगे। प्राइस, उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैंने अच्छा प्राइस दिया, मुझे क्वालिटी मिल रही है। जब कचौड़ी बहुत बिकने लगी तो धीरे धीरे इसकी सेल बढ़ने लगी और इसके जो कंटेनर हैं वो 2 घंटे में भरने लगे। 500 लोग कचौड़ी खा गए तो कंटेनर पूरा भर गया, कूड़े का डब्बा उसे फेंका। एक बार एक इनकम टैक्स ऑफिसर इसके यहां पर कचौड़ी खाने आ गया, क्योंकि आईटीओ के पास था। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कचौड़ी खाते खाते अनुमान लगाया कि कचौड़ी खाने में उसे 15 से 20 मिनट लगे और 15 से 20 मिनट के अंदर 20 कचौड़ी के दूने लोगों ने खाकर उस कूड़ेदान में फेंक दिए हैं, उस कंटेनर में फेंक दिए। इसने अनुमान लगाया कि पूरे दिन में ये कितने बेचता होगा। उसने अनुमान लगाया पूरे महीने में कितने बेचता होगा, पूरे साल में कितने बेचता होगा। और जब उसने कैलकुलेट करी उसकी इनकम, तो उसके होश उड़ गए। अगले ही दिन इस कचौड़ी वाले के हाथ में इनकम टैक्स का नोटिस था। इसकी कहानी अखबार में भी छपी थी, न्यूज़पेपर में इसकी स्टोरी आई थी। देखा आपने? तो प्राइसिंग का कितना इंपैक्ट पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर, आपको इस एग्जांपल से बात समझ में आ रही होगी। और किस प्रकार से आप छोटे से छोटे बिजनेस के अंदर बेस्ट प्राइस को इंप्लीमेंट करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब आपको बताऊं, यहां पर जब इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो ये दौड़ा दौड़ा गया सीए साहब के पास, आपके पास, हमारे पास ही आया। सीए साहब ने इसे एक ऐसी ओपिनियन दी, एक ऐसी सलाह दी, उसके बाद अगली बार इसके यहां पर इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ी। सीए साहब ने बोला, कब तक दूने के अंदर कचौड़ी दोगे, इसके बदले एक प्लेट में कचौड़ी दो और प्लेट को हाथों हाथ एक लड़के को रखकर धुलवा लो। अब इनकम टैक्स ऑफिसर का बाप भी आ जाए, कमिश्नर भी आ जाए, तो वो चेक नहीं कर सकता कि कितनी कचौड़ियां बिकी। समझ के बात को? तो ये एक स्टोरी है, इसमें कुछ बातें काल्पनिक है और यहां पर मैं किसी को हर्ट भी नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने बोल दिया इनकम टैक्स ऑफिसर का बाप, मेरे कहने का मतलब था कि कितना बड़ा ऑफिसर यहां पर अब आ जाए, अब वो जज नहीं कर सकता कि कितने नंबर ऑफ कचौड़ी ये बेच रहा है। तो ये स्टोरी पूरी काल्पनिक है, आपको ये बात समझाने के लिए कि क्या इंपैक्ट पड़ता है प्राइस का प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, प्रॉफिट जनरेटिंग पावर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करें और साथ में मुझे ये भी बताएं, क्या कचौड़ी वाला ये एग्जाम्पल सुनकर आपको भूख लगी? अगर लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और खासतौर पे उन दोस्तों के संग शेयर करें जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको केस स्टडी से डर लगता है और जिनको समझ नहीं आती SCMPE की थ्योरी। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।